नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में बड़ी अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महोबा जिले में एक ही घर में 4,271 मतदाता पंजीकृत हैं, जबकि ऐसे परिवार में 12,000 सदस्य होने चाहिए। सिंह ने इसे वोट चोरी और भाजपा तथा चुनाव आयोग की मिलीभगत का उदाहरण बताया। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि इस घर का मालिक ग्राम प्रधान चुनाव आसानी से जीत सकता है। सिंह ने बिहार के भागलपुर में उद्योगपति गौतम अडानी को दी गई 1,050 एकड़ जमीन पर भी आरोप लगाया, जिसमें बिजली उत्पादन का ठेका 25 साल के लिए 7 रुपए प्रति यूनिट की दर से दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे जनता को कोई लाभ नहीं होता और सरकार केवल पैसा कमाने में लगी है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि 20 सितंबर को लखनऊ में बैठक कर मतदाता सूची की अनियमितताओं पर चर्चा होगी और अन्य जिलों में भी इसी तरह की जांच की जाएगी। पार्टी का ध्यान फर्जी मतदाताओं को रोकने और योग्य मतदाताओं की सूची सुनिश्चित करने पर रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भाजपा और जेडीयू गठबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सब्जी में नमक की तरह हैं और हर सीट पर 20 से 25 हजार वोट प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि उनकी पार्टी को अधिक सीटें चाहिए, हालांकि संख्या सार्वजनिक नहीं बताई। वहीं चिराग के समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपनी 39 सदस्यीय चुनाव समिति बनाई है, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के शुरुआती जीवन पर बनी फिल्म चलो जीते हैं दिखाने के लिए 243 सेवा रथ बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में रवाना किए हैं। मोदी के 75वें जन्मदिन पर शुरू हुई यह पहल चुनाव प्रचार की बड़ी शुरुआत मानी जा रही है। चुनाव से पहले सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति तेज कर दी है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों नेता बिहार आकर केवल एक दूसरे को गाली देते हैं और राज्य की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। प्रशांत किशोर ने कहा कि पीएम मोदी बिहार आएंगे तो राहुल गांधी और लालू यादव को गाली देंगे, राहुल गांधी आएंगे तो मोदी को गाली देंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार के लिए जरूरी मुद्दों पर कोई चर्चा क्यों नहीं होती। प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी ने यह नहीं बताया कि बिहार से पलायन कब रुकेगा, बाढ़ की समस्या कब खत्म होगी और राज्य में नई फैक्ट्रियां क्यों नहीं लग रही। उनका कहना है कि नेताओं को केवल राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर बिहार के विकास और रोजगार जैसी समस्याओं पर काम करना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर मंगलवार को फिर से औपचारिक बातचीत हुई। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल और अमेरिका की ओर से ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में टीम ने चर्चा की। वाणिज्य मंत्रालय ने इसे सकारात्मक और दूरदर्शी बताया और कहा कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द पारस्परिक लाभकारी समझौते को पूरा करने के प्रयास तेज करेंगे। मार्च और अप्रैल में शुरू हुई वार्ता में अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने के कदम के कारण कई उतार चढ़ाव आए थे। भारत ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के मुक्त प्रवाह की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि किसानों की सुरक्षा बनी रहे। विशेषज्ञों के अनुसार समझौते की प्रगति अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ को वापस लेने पर निर्भर करेगी। जुलाई में भारत का अमेरिका को निर्यात $8.01 बिलियन था, जो अगस्त में घटकर $6.86 बिलियन रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए साफ निर्देश दिया है कि सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर निकायों के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाएं। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने एसईसी की धीमी कार्रवाई पर नाराजगी जताई और कहा कि संवैधानिक जनादेश के तहत स्थानीय चुनाव समय पर होना जरूरी है। कोर्ट ने परिसीमन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 तक पूरी करने और ईवीएम की व्यवस्था 30 नवंबर 2025 तक सुनिश्चित करने का आदेश दिया। साथ ही एसईसी को जरूरी कर्मचारियों की सूची 2 हफ्ते में मुख्य सचिव को देने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड परीक्षाओं या कर्मचारियों की कमी जैसे बहानों को खारिज कर दिया। बता दें कि 2017 से महाराष्ट्र में 27,000 से अधिक वार्डों में चुनाव रुके हुए हैं और प्रशासन प्रशासकों के हाथ में है। कोर्ट का यह आदेश स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक को कतर और सऊदी अरब का समर्थन है और इसमें पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बातचीत का एजेंडा व्यापक होगा, जिसमें पाकिस्तान में आई बाढ़, भारत पाक संबंध और कतर पर इस्राएली हमले के नतीजे शामिल हो सकते हैं। कुछ महीने पहले आसिम मुनीर ने ट्रंप से मुलाकात कर क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर चर्चा की थी। इस बीच पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में सुधार दिख रहा है। हाल ही में उप प्रधानमंत्री इसहाक डार और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच भी बातचीत हुई, जहां व्यापार और ऊर्जा सहयोग पर जोर दिया गया। वहीं इसी हफ्ते भारत और अमेरिका के बीच भी व्यापार और रक्षा वार्ताएं तेज हुई हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मोदी वोट नहीं बल्कि दिल चुराते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान अर्जित कर चुके हैं। रेखा गुप्ता ने मोदी की तुलना माखनचोर भगवान कृष्ण से की और कहा कि उन्हें वोट चुराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वे सत्ता खो चुके हैं और चुनावों से डरते हैं। गुप्ता ने गांधी परिवार पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने परिवार को लाभ पहुंचाते हैं, जबकि मोदी ने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने बताया कि मोदी के नेतृत्व में देश में नई ऊर्जा आई है और अमेरिका जैसा देश भी भारत को सलाम कर रहा है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी ने एक टीवी शो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत की मौजूदा सरकार सत्ता में बने रहने के लिए धर्म और हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है, जबकि राहुल गांधी बातचीत और सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। अफरीदी ने मोदी सरकार की तुलना इस्राइल से भी की। इस पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस को घसीटते हुए आरोप लगाया कि पाकिस्तान और कांग्रेस का पुराना याराना है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि भारत से नफरत करने वाला हर शख्स राहुल गांधी में साथी ढूंढ लेता है। वहीं भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने अफरीदी को कट्टर हिंदू द्वेषी बताया और आरोप लगाया कि राहुल पाकिस्तान के साथ बातचीत चाहते हैं। यह विवाद भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच के बाद उठा, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने पहली बार स्वीकार किया है कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर में आतंकी सरगना मसूद अजहर का परिवार मारा गया। 7 मई के हमले को याद करते हुए उसने कहा कि भारतीय सेना ने अजहर के परिवार को टुकड़ों में तब्दील कर दिया। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए, जिनमें बहावलपुर, कोटली और मुरीदके के ठिकाने शामिल थे। बहावलपुर जैश का गढ़ माना जाता है, जहां अजहर का मुख्यालय है। रिपोर्टों के मुताबिक हमले में अजहर के परिवार के 10 सदस्य और उसका साला मोहम्मद यूसुफ अजहर भी मारा गया, जो 1999 के IC 814 अपहरण का मास्टरमाइंड था। भारत ने साफ किया कि यह कार्रवाई सिर्फ आतंकी ढांचों के खिलाफ थी, जबकि पाकिस्तान लगातार अपनी भूमिका से इनकार कर रहा है। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान मैच में हैंडशेक मामले को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने आरोप लगाया कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से मना किया था और ICC में शिकायत दर्ज कराई। PCB का कहना है कि यह क्रिकेट भावना के खिलाफ है और उन्होंने पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने की मांग की। हालांकि भारतीय टीम ने साफ किया है कि पाइक्रॉफ्ट ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और अन्य सैन्य अभियानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए खुद ही हाथ ना मिलाने का फैसला किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर होती हैं। मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। वहीं इससे पहले रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने भी एक्स पर लिखा था कि मैच से पहले भारत ने मुझे साफ साफ बता दिया था कि वे पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे और मैंने टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान को भी इस बारे में बता दिया था। फिर भी मैच के बाद पाकिस्तान ने अपने प्रशंसकों को गुमराह करने और अपने प्रदर्शन को छिपाने के लिए यह नाटक किया। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने गजा पर इस्राएली हमलों के बाद तुरंत अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। मंत्रालय ने कहा कि गजा में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत कदम उठाना चाहिए।
एक्स पर जारी एक बयान में उसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की नाकामी को संदिग्ध और अनुचित बताया। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इसराइल गजा सिटी पर कब्जे की योजना बनाकर फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है और शहर को सामूहिक कब्रिस्तान में बदल रहा है। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय वेस्ट बैंक में स्थित फिलिस्तीन अथॉरिटी का हिस्सा है। सोमवार रात को इसराइल ने गजा सिटी पर भारी बमबारी की और कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि इस्राएली सेना ने पूरे शहर पर कब्जे के लिए जमीनी अभियान भी शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के एक जांच आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि इसराइल ने गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ जनसंहार किया है। रिपोर्ट के अनुसार हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद इसराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जनसंहार के 5 में से 4 कृत्य किए हैं। इनमें फिलिस्तीनियों की हत्या, उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचाना, उनके विनाश के हालात बनाना और जन्म रोकने की कोशिश शामिल है। आयोग ने इस्राएली नेताओं के बयानों और सेना की कार्रवाइयों को जनसंहार के इरादे का सबूत बताया। हालांकि इस्राएल के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए रिपोर्ट को भ्रामक और झूठा करार दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.